हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है? किसी एटम में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कोष में उपस्थित उपकोष में उपस्थित कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका किसके द्वारा बताया जाता है? ऑफ बो प्रिंसिपल के द्वारा। इसमें मैंने बात की थी कि ऑफ बो प्रिंसिपल के अंतर्गत 4 रूल इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से रूल हैं? सबसे पहले जो रूल आता है वो आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड जो आता है इसमें हुंड्स रूल। थर्ड जो आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल। और फोर्थ जो आता है इसमें N+L रूल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है इसके अपन ने चर्चा कर ली थी। हुंड्स रूल क्या होता है ये भी अपने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एक तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कोष है उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। और N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स या सब सेल में, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इन दोनों की अपन ने चर्चा कर ली, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं मैं इसको। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला था? किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, विपरीत चक्रण वाले अधिकतम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसका मतलब इसने बताया था किसी उपकोष में उपस्थित जो कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कभी चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा ही क्या आएगी? उनसे कंपैरेटिवली डिफरेंट आएगी। तो इसने बोला था चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। उसके बाद अपने क्या पढ़ा? हुंड रूल। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसने क्या बताया था? उपकोषों में या कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले तो समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है कंप्लीटली, जब सभी का चक्रण क्या हो? समान हो, उसके बाद क्या किया जाता है? पेयरिंग की जाती है, युग्मन किया जाता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया था? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल N+L। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। थर्ड जो अपना रूल है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड सबसेल। किसी सबसेल का जो बताया जाता है कि कोई उपकोष है जो अर्धपूरित या पूर्णपूरित है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताई जाएगी इसके अकॉर्डिंग, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष का स्थायित्व कैसे बताया जाता है, देखना ध्यान से। थर्ड अपन चर्चा करें इसकी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल। किसी उपकोष का अर्धपूरित और पूर्णपूरित अगर उपकोष है उसकी स्टेबिलिटी कैसे निर्धारित होगी इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है, जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास है किसी भी सबसेल का, वो कंपैरेटिवली इसका जो मैक्सिमम जो इसका विन्यास होता है उससे क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास किसी भी उपकोष का वो अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, किसी उपकोष का अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये किससे स्टेबल होगा? अपने निकटतम विन्यास से ज्यादा स्थायी होते हैं। तो देखना स्टेटमेंट क्या है कि जो किसी भी उपकोष का जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है वो अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होने का बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखना इसका जो ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे कि किसी उपकोष का अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास उसके निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। इसके लिए जो रीजन दिया जाता है वो रीजन कौन कौन से देखना ध्यान से। रीजन इसके लिए फर्स्ट रीजन बोला जाता है
रीजन दिया जाता है एक तो मैक्सिमम एक्सचेंज, मैक्सिमम एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है यहाँ पे विनिमय, अधिकतम विनिमय बोला जाता है। एक तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यासों का क्या बोला जाता है, अधिकतम विनिमय ज्यादा होने के कारण ये अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कारण ये दिया जाता है। इसमें सेकंड रीजन दिया जाता है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल दो, स्टेबलाइजेशन बोल दो, स्थायीकरण, स्थायीकरण ऊर्जा बोल दो। तो सेकेंड रीजन क्या हुआ, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी या मैक्सिमम स्थायीकरण ऊर्जा, अधिकतम स्थायीकरण ऊर्जा किसके, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यासों की अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सेकेंड रीजन क्या हो गया, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी। थर्ड इसके लिए बोला जाता है हाई सिमेट्री, उच्च सममित। हाइसिमेट्रिकल होते हैं जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास होते हैं किसी उपकोष का, वो क्या होता है, हाइसिमेट्रिकल होता है। हाइसिमेट्रिकल होने के कारण इसमें क्या होता है, अपने निकटवर्ती जो विन्यास है, इसके जो आसपास का जो विन्यास है उससे क्या होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कैसे होंगे अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास, अपने निकटवर्ती विन्यास से। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। रीजन क्या दिया जाता है कि अपने निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सचेंज या अधिकतम विनिमय, अधिकतम स्टेबलाइजेशन एनर्जी और हायर सिमेट्रिकल। इन विन्यासों का क्या होता है, हायर सिमेट्री, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन और मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। कैसे होता है इसके पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी उपकोष का अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होता है, निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस चीज को सबसे पहले आप उतार ले, उसके बाद अपन इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा इस चीज को। तो किसी उपकोष की बात कर रहा है, जैसे उपकोष का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, जैसे देखना ध्यान से, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, जैसे पी उपकोष का एग्जाम्पल ले लिया। एक तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया P4, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, एक मैंने ले लिया P3 और एक मैंने ले लिया P2। तो एक तो पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन, एक में 3, एक में 2। अपने को क्या पूछ ले, यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो किसी उपकोष में अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास, पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इस पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको मैं 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकता हूँ, फुल फील्ड। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फुल फील्ड, क्योंकि पी उपकोष यहाँ पे क्या है, फुल फील्ड है। अगर मैं इसका हाफ करूं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको क्या बोला जाएगा, हाफ फील्ड। तो देखिएगा ध्यान से, जब पी उपकोष की बात हो रही है तो सभी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 होंगे। इलेक्ट्रॉन जब 3 हो तो उसको क्या बोला जाता है, हाफ फील्ड। जब 6 हो तो फुल फील्ड, और बाकी इसके क्या होंगे, नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो देखना ध्यान से, जब 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोला जाएगा, हाफ फील्ड। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। 2 और 4, इसका मतलब यहाँ पे 6 की कैटेगरी में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपने को नहीं दिया गया। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है P4 और P2, ये क्या है, नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन, निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन है, निकटवर्ती विन्यास है। तो अपने क्या बोला, किसी उपकोष में अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, किससे, निकटवर्ती विन्यास से। तो इन दोनों से ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, हाफ फील्ड की। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो P3 की P4 से कंपैरेटिवली अगर बात करें तो P3 की स्टेबिलिटी ज्यादा, P3 और P2 में अगर बात करें कंपैरेटिवली तो P3 की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरीके से कंपैरेटिवली बात की जाती है किसी सब सेल की स्टेबिलिटी जो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। इस तरीके से एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अपने निकटवर्ती विन्यास से। इसी तरीके से अगर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो P6 एक P5, इसमें रिलेटिव अगर बात करें 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फुल फील्ड। क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब है कंप्लीटली p सब सेल है फुल फील्ड है, इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा, फुल फील्ड। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके नियर बाय है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, निकटवर्ती विन्यास हो गया, इसका निकटवर्ती क्या हो गया, P5। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको हाफ फील्ड बोल दें, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका निकटवर्ती विन्यास हो गया। तो किसी उपकोष का जो पूर्ण पूरित विन्यास अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो P6 इज मोर स्टेबल देन P5, इस तरीके से बताया जाता है। P6 कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये फुल फील्ड है कंपैरेटिवली, इसमें हाई स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलती है, हाई एक्सचेंज पावर मिलती है, और क्या मिलता है यहाँ पे, हाई सिमेट्री मिलती है, रीजन ये दिया जाता है। तो यहाँ पे फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इसके नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस एग्जांपल्स को आप उतार ले, उसके बाद अपन करेंगे कुछ और एग्जांपल्स जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है किसी उपकोष का, वो अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए इसी तरीके से अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं उपकोष की अगर बात करनी है तो P के अलावा अपन और भी उपकोष ले सकते हैं, जैसे D की बात कर लूं, F की बात कर लूं। तो देखना एग्जांपल्स की बात की जाए, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ले लूं D10, एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ले लिया D9। इसी तरीके से अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स में जैसे F उपकोष की अगर बात की जाए तो F14, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो FA13। और एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो जैसे देखना ध्यान से, एग्जांपल D6, D5, D6, D5 और D7। अब देखना कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी है अपने को। किसी उपकोष में मैंने कहा अर्धपूरित और पूर्णपूरित का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अपने निकटवर्ती विन्यास से। तो देखना D में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं, D उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, 5। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। P में कितने होते हैं, 3। D में कितने, 5। F में कितने, 7। तो देखना जब D में 5 ऑर्बिटल हो गए, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। जब ये फुल फील्ड होगा, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, फुल फील्ड। जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब फुल फील्ड का क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ फील्ड हो गया। इस तरीके से कंपैरेटिवली बात की जाती है फुल फील्ड और हाफ फील्ड। जब D में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कंप्लीटली भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। तो मैंने कहा पूर्णपूरित का विन्यास अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो D10 इज मोर स्टेबल देन D9। इसी तरीके से F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F उपकोष में 7 ऑर्बिटल, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कंप्लीटली फुल फील्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। तो किसी उपकोष का पूर्णपूरित विन्यास अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो F14 इज मोर स्टेबल देन F13। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये मोर स्टेबल है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए D6, D5, D7 में, तो देखना D6 का मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी 6 इलेक्ट्रॉन। D में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 का मतलब D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखना ध्यान से, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो गया, इसका हाफ फील्ड हो गया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा, फुल फील्ड। अभी ये इसकी कंडीशन क्या है,
हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होती है, हमेशा ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अपने को पूछ ले तो किसी उपकोष की जो अर्धपूरित विन्यास की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है निकटवर्ती विन्यास से, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, D5 की। अगर D7 और D5 में बात करें तो D5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से बताया जाता है कि किसी उपकोष का अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होता है, अपने निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा स्टेबल बताया जाता है। तो इन कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपने को क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले, तो इस तरीके से बताई जाती है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित का रिलेटिव स्टेबलाइजेशन ऑर्डर। इसका रीजन क्या बताया, हाई स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हाई एक्सचेंज पावर एंड एक क्या होता है इसका मैक्सिमम है सिमेट्री। इस तरीके से इसमें रीजन तीनों तरीके से बताया जाता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल्स को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब एक क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। ये जो मैंने रीजन बताया, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम एक्सचेंज पावर और मैक्सिमम सिमेट्री, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैक्सिमम सिमेट्री कैसे होती है, मैक्सिमम सिमेट्री कैसे देखते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यासों में, और इसमें एक्सचेंज पावर कैसे देखी जाती है। छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, D5 और D5 एंड F7, D5 एंड F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए अधिकतम विनिमय, अधिकतम विनिमय का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अधिकतम है एक्सचेंज पावर कितनी होगी, किस तरीके से निकाली जाएगी। तो अधिकतम विनिमय कितने होंगे ये पूछ रहा है, एक्सचेंज पावर कितनी अधिकतम हो सकती है ये कैलकुलेट करनी है अपने को। एक्सचेंज पावर अधिकतम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज पावर। देखना ध्यान से, एक्सचेंज पावर का बेसिकली मीनिंग क्या है, अपने को कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, D5 एंड F7। इसका मतलब ये D उपकोष के लिए क्या है कंडीशन, हाफ फील्ड। कंडीशन चेक कर लेना पहले, ये कंडीशन किसके लिए, D उपकोष के लिए हाफ फील्ड कंडीशन है। F7 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, F उपकोष में, तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये भी क्या है, हाफ फील्ड। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, दोनों में हाफ फील्ड। तो D5 एंड F7 क्या है, दोनों ही अर्धपूरित हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। तो देखना कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ D5 की। D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज पावर अधिकतम कैसे निकाली जाती है, देखना ध्यान से। D उपकोष की बात हो रही है, इसका मतलब देखना कितने ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, D में अधिकतम 5 ऑर्बिटल होते हैं। D में कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखना, अब देखिएगा ध्यान से, एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, 1 बाय 1 अपन पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको कह दूं फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की इसके साथ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की इसके साथ एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एक्सचेंज पावर कैसे देखी जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखना, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात की, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। ये बात हो गई सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए, थर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किसके साथ हो सकता है, एक तो इसके साथ और एक है इसके साथ। अब बात करते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसका एक्सचेंज है इसके साथ,
और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक्सचेंज इस तरीके से लेके जाते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल कितने एक्सचेंज हुए कैलकुलेट करते हैं। देखना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो गए, एक्सचेंज पावर कितनी होगी 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी एक्सचेंज करने की, इसका मतलब 4 एक्सचेंज पावर होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन की कितनी 3, थर्ड इलेक्ट्रॉन की कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि आगे एक इलेक्ट्रॉन है, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की आगे पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसके साथ आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी एक्सचेंज पावर क्या होगी 0। तो इस तरीके से निकाली जाती है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी होगी टोटल एक्सचेंज पावर, इसका जो अधिकतम विनिमय कितना होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 4 3 7, 7 3 10। तो टोटल इसकी जो एक्सचेंज पावर है, एक्सचेंज अधिकतम कितने हो सकते हैं यहाँ पे, अधिकतम विनिमय किसमें D5 में कितने हो सकते हैं 10। इस तरीके से निकाले जाते हैं विनिमय। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो मैंने समझा दिया। अधिकतम विनिमय किस तरीके से चेक किया जाता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, उसके बाद उसका अगले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके बाद उसके अगले वाले पर, इस तरीके से एक्सचेंज चेक की जाती है। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन का उससे अगले वाले पर, उससे अगले वाले पर, उससे अगले वाले पर, इस तरीके से इसमें क्या चेक किया जाता है, विनिमय चेक किया जाता है। सबसे पहले आप इसको जल्दी से उतार लें। D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अधिकतम विनिमय कितने आ सकते हैं 10। इस तरीके से काउंट किए जाते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं किसके लिए, F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे निकाले जाते हैं एक्सचेंज, देखना इसी तरीके से पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। F7 F कोस है, इसका मतलब इसमें अधिकतम कितने ऑर्बिटल आएंगे, F कोस में अधिकतम 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7। देखना कौन कौन से 7 हो गए ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखना ध्यान से, एक्सचेंज चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ एक्सचेंज, जो विनिमय कैसे चेक किया जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का सेवंथ के साथ। इसी तरीके से अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है, इसका विनिमय कैसे चेक किया जाता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का थर्ड के साथ, उसके बाद फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स्थ के साथ और सेवंथ के साथ। ये बात होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन की। अब अपन बात करते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है। थर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे चेक किया जाएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। जिस तरीके से अपन ने डी में चेक किया उसी तरीके से पैटर्न क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। अब बात करते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। फोर्थ इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज उससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बिल्कुल सेम पैटर्न। अगर इस डायग्राम में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने जो नोटबुक है उसमें बना के देख लें। अब बात करते हैं सिक्स्थ का, तो इसके साथ एक ही कॉन्फ़िगरेशन, सेवंथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर ये चीजें 7 में अगर कॉन्फ़िगरेशन में समझ में नहीं आ रही तो D5 कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो पैटर्न अपना बिल्कुल सेम होगा। कि मैंने क्या कहा, सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसका सभी इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होगा, सेकंड का उससे अगले वाले सभी के साथ, थर्ड का उससे अगले वाले सभी के साथ एक्सचेंज होगा। अगर इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपनी नोटबुक में बना के देख लें। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने, डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंटर करते जाओ। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के आगे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 के साथ क्या होगा एक्सचेंज होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन के आगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 के साथ एक्सचेंज होगा। थर्ड के आगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। फोर्थ के आगे कितने इलेक्ट्रॉन, 3। फिफ्थ के आगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सिक्स्थ के आगे कितना इलेक्ट्रॉन, 1। और सेवंथ इलेक्ट्रॉन के आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 पॉसिबिलिटी। टोटल कितनी होगी कैलकुलेट कर लो, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और
20 और एक 21, टोटल कितने हो गए 21 एक्सचेंज हो गए। तो अधिकतम F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अधिकतम कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, विनिमय कितने हो सकते हैं 21। इस तरीके से निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पर इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाओ कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज पावर होगी। तो इस एग्जाम्पल पावर पे उतार ले। F7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने टोटल है 21। तो ये तो बात होगी स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब सेल। किसी सब सेल के लिए अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का स्टेबिलिटी कैसे बताया जाता है और उसमें अधिकतम आयनाइजेशन एनर्जी उसमें अधिकतम जो सिमेट्रिकल और अधिकतम क्या बताई जाती है स्टेबलाइजेशन बताई जाती है और अधिकतम एक्सचेंज पावर बताई जाती है, वो कैसे होगी उसकी मैंने चर्चा कर ली। अब बात आती है अधिकतम सिमेट्री की। इसका रीजन है क्या बताया था अधिकतम सिमेट्री। अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यासों में क्या मिलती है अधिकतम सिमेट्री मिलती है। अधिकतम सिमेट्री का मतलब क्या है देखना, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अधिकतम सिमेट्री का मतलब क्या है देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन की और अगर मैं बात करूं D10 कॉन्फ़िगरेशन या मैं बात करूं D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो देखना मैंने कहा अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास का कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इसका कारण क्या बताया था एक अधिकतम सिमेट्री। अधिकतम सिमेट्री देखना ध्यान से, डी में कितने डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, डी में कितने 5, डी में कितने 5, देखना इलेक्ट्रॉन कितने 5 1 2 3 4 5, इसमें कितने 10 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने 3। अधिकतम सिमेट्री का मतलब देखना अगर मैं इसको यहाँ से काटूं, इसको मिडिल पॉइंट से काटूं तो देखना सिमेट्री मिल रही। अगर इस इलेक्ट्रॉन को काटता हूँ, अगर मैं प्लेन लगाऊं, मान लो कंसीडर कर रहे हैं अपन इसकी सिमेट्री चेक करें तो दोनों साइड क्या होगी 2-2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में से गुजारूं, सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो देखना 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए 5, इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या मिल रही है सिमेट्री। अगर मैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर सिमेट्री में लगाऊं इसमें से सिमेट्री, तो देखना अगर इस इलेक्ट्रॉन को काटते हुए प्लेन जाएगा तो इधर तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 और इधर इलेक्ट्रॉन कितने 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 या 2 मान लो। मतलब मेरा कहने का मतलब है सिमेट्री क्या आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है किसमें, एक ये तो क्या हो गया डी के लिए हाफ फील्ड और ये क्या हो गया फुल फील्ड। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास में अधिकतम क्या मिलती है सिमेट्री मिलती है कंपैरेटिवली इसके नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन D3 है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, इसके कारण यहाँ पे अनसिमेट्री मिल रही है, मैक्सिमम सिमेट्री नहीं मिल रही। तो यहाँ पे कारण क्या बताया जाता है अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष का जो स्टेबिलिटी ज्यादा अधिकतम सिमेट्री क्यों होती है मैंने कारण बता दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या मिलती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल सिमेट्री के कारण है मैक्सिमम सिमेट्री में देखने को मिलती है कंपैरेटिवली नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से देखी जाती है सिमेट्री। तो जल्दी से आप इसको उतारना चाहें तो उतार लें। मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब क्या होता है उसको मैंने समझा दिया। चलिए अब अपन चलते हैं फोर्थ जो अपना रूल था ओपो प्रिंसिपल में। फोर्थ कौन सा रूल था N+L रूल। N+L रूल के अकॉर्डिंग किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फुलफिल होंगे देखना कैसे भेजे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिएगा फोर्थ रूल की अपन बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या था N+L रूल। N+L रूल अब देखना ध्यान से N+L रूल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने को दिमाग में आना चाहिए N+L रूल किसकी इंफॉर्मेशन देता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो N+L रूल ध्यान से देखिए N+L रूल किसको बताता है एनर्जी ऑफ सब सेल, किसी उपकोष की ऊर्जा को बताता है। कौन N+L रूल सबसे पहले क्या बताएगा एनर्जी ऑफ ए सब सेल, किसी उपकोष की ऊर्जा को कौन बताता है N+L रूल। तो देखना ध्यान से इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन बताऊं तो उपकोष की ऊर्जा एनर्जी ऑफ सब सेल उपकोष की ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगी N+L रूल की। N+L रूल के क्या होती है समानुपाती होती है। कौन
ये जो उपकोष की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ सब सेल किसके समानुपाती बोली जाएगी, N+L। तो किसी उपकोष की ऊर्जा अपने को चेक करनी है तो N+L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग जितनी N+L की वैल्यू आएगी उतनी उसकी क्या होगी, ऊर्जा कंपैरेटिवली बात की जाएगी। अगर N+L किसी उपकोष के लिए, किसी सब सेल के लिए N+L की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। मान लो अपने पास दो उपकोष हैं, दोनों में N+L की वैल्यू सेम आ गई, N+L की वैल्यू सेम आ गई, तो उन उपकोष में अपन कंपैरेटिवली अगर बात करें एनर्जी की तो कैसे चेक की जाएगी, अगर N+L की वैल्यू दोनों उपकोष के लिए सेम है तो कैसे चेक की जाएगी उपकोष की एनर्जी, जिसके लिए N की वैल्यू कम हो, तो यहाँ पे एनर्जी क्या बोली जाएगी, एनर्जी ऑफ सब सेल समानुपाती किसके होगा, N की। ये ध्यान में रखना थोड़ा। तो देखना, पहले सबसे पहले बात आती है N+L रूल किसको बताता है, सब सेल की एनर्जी को, किसी उपकोष की ऊर्जा तो किसके समानुपाती हो गई, N+L की। तो दो उपकोष है अपने पास जिसमें से दोनों में N+L की वैल्यू अगर समान आ जाती है, सेम आ जाती है, तो उन उपकोषों की ऊर्जा किससे डिसाइड होगी, सिर्फ N से। जिसके लिए N की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे एनर्जी ऑफ सब सेल ज्यादा होगी। अगर N की वैल्यू कम है कंपैरेटिवली तो वहां पे सब सेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो उपकोष की ऊर्जा N+L के समानुपाती होती है। ये रूल कब है, जब दो उपकोषों की एनर्जी में डिफरेंस हो, N+L की वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो। जब N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो इस बातों को ध्यान में रखना है कि सब सेल की एनर्जी किसके समानुपाती होगी, N की। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है उसकी मैं बात करूंगा एग्जांपल से, तो देखिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट जल्दी से आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग बात क्या होगी, जो ऑफ-बो प्रिंसिपल जो था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, किसी इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं किसी सब सेल या ऑर्बिटल्स में, वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा। तो वो ऊर्जा किससे डिसाइड होगी, N+L रूल से। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो कैसे भरा जाएगा, तो देखना स्टेटमेंट क्या है। सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ऑफ-बो ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है कहाँ भरा जाएगा, कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा। तो देखना ऑफ-बो प्रिंसिपल को अपन फॉलो करते हैं, ऊर्जा डिसाइड होगी N+N रूल पे। तो सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा, उससे उपकोष में भरा जाएगा जिस उपकोष के लिए क्या होगी, N+L का मान क्या हो, कम हो, जिसके लिए N+N का मान न्यूनतम हो। स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऑफ-बो के अकॉर्डिंग बात क्या बोली गई थी, इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में भरा जाएगा तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले में, उसके बाद और ज्यादा ऊर्जा वाले में। इस तरीके से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल किया जाता है, भरा जाता है। तो इसने क्या कहा, ये जो ऊर्जा किसके द्वारा डिसाइड होती है, किसी सब सेल की जो एनर्जी किसके द्वारा डिसाइड होगी, N+L के द्वारा। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन उस कोष में जाता है जहां पे N+L का मान कम हो। देखिएगा ध्यान से, अगर N+L का मान कम है, अगर N+L का मान कम है, इसका मतलब उस उपकोष की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो ऑफ-बो के अकॉर्डिंग अपनी बात फॉलो हो रही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिस उपकोष की एनर्जी कम है। तो जिस उपकोष की एनर्जी कम होगी वहां पे N+L की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, जिसमें उपकोष के लिए N+L का वैल्यू कम हो। तो ये कहना चाह रहा है कि N+L की वैल्यू कम हो तो वहां पे उपकोष की एनर्जी कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम भरा जाएगा। इस तरीके से
इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका n+l रूल के अकॉर्डिंग। जल्दी से आप स्टेटमेंट को उतार लें। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का आएगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। चलिए अब बात की जाए, अगर दो कोषों के लिए n+l का मान सेम हो, यदि n+l का मान सेम हो, तो देखिएगा स्टेटमेंट अपना क्या था, जब n+n का मान दो कोषों के लिए सेम आ जाता है तो अपने किससे डिसाइड करेंगे, उस कोष की ऊर्जा सिर्फ n के समानुपाती होगी। तो देखिएगा इसको मैं क्या कह रहा हूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद अपन एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीजें। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, यदि दो कोषों के लिए, यदि दो कोष के लिए n+l का मान, n+l का मान समान हो, दो कोषों के लिए n+l का मान समान हो, तो अब इलेक्ट्रॉन काम रह जाएगा। अगर दो अपने पास सब सेल दिए गए हैं, उसके लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो सेम आ गई, अब इस कोष की एनर्जी कैसे डिसाइड होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर आ जाएगा, वो डिसाइड किया जाता है। यदि दो कोषों के लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां आएगा जहां n+l का मान सेम हो। तो क्या देखना है, वहां आएगा जहां पर n का मान कम हो, n का मान कम हो। तो स्टेटमेंट क्या है, यदि दो सबसेल जिसके लिए अगर n+l की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो किसी सबसेल की एनर्जी किससे डिसाइड होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पर आ जाएगा। या तो ये बोल दूं या मैं ये कह दूं एनर्जी वहां पे सबसे कम मिलेगी जहां पे n का मान कम हो। n का मान कम होने का मतलब, इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। अब इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी दो सबसेल दिए गए उसके लिए n+l की वैल्यू सेम दे दे तो इलेक्ट्रॉन वहां आएगा जहां पे एनर्जी कम हो। एनर्जी कम होने का मतलब जहां पे n का मान क्या हो, कम आता हो। कंपैरेटिवली दो सब सेल में जहां पे n का मान कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। स्टेटमेंट को आप उतार लें, उसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ, यही देखिएगा एग्जांपल। जैसे मैंने दो सब सेल की बात की, सब सेल में अगर मैं बात करूं, एक तो सब सेल ले लिया मैंने 1s, एक मैंने सब सेल ले लिया 2s। अब बात आती है इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन पहले आने का मतलब ओब्बो ने क्या कहा था, ओब्बो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, एनर्जी के बढ़ते क्रम में। एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब अपने को चेक करना है एनर्जी, इन सब सेल की एनर्जी। तो सब सेल की एनर्जी किसके द्वारा बताई जाती है, n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल के अकॉर्डिंग n+n ही क्या होती है, किसी सब सेल की एनर्जी होती है। तो देखना n+l की वैल्यू इनके लिए मैं कैलकुलेट करूं, n का मतलब कोई सेल, फर्स्ट सेल की बात कर रहा है 1+l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, सब सेल को। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी आती है, 0। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। s के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, n+l की वैल्यू 1, यहाँ पे कितनी आएगी 2। तो जहाँ पे n+l की वैल्यू कम है, इसका मतलब उस सब सेल की एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो ओब्बो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर आ जाएगा, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल या सब सेल में, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले में। क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना है, तो एनर्जी जिसमें कम होती है, n+n का मान जहाँ पे कम होता है वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा और उसके बाद 2s में आएगा। तो प्रायोरिटी अपने को क्या रखनी है, यहाँ पे 1s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा
और उसके बाद 2s में आएगा। तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आएगा 2s में। इस तरीके से किसी सब सेल की एनर्जी की कंपेरेटिवली बात करके n+l के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किसी सब सेल में। जल्दी से आप इस एग्जांपल को उतार ले। उसके बाद अपने स्टेटमेंट जो दिया है, अगर n+l की वैल्यू सेम हो तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, कैसे किसी सब सेल की एनर्जी चेक करेंगे। चलिए इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल की ओर मैं बात कर लेता हूं जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दो सब सेल की कंपेरेटिवली बात कर लेता हूं जिसमें आप लोगों को बताना है कि कितने किसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिएगा एग्जांपल, जैसे मैंने एक तो ले लिया 2s, एक ले लिया 2p सब सेल, दो सब सेल। इसमें से मेरे को बताना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल की एनर्जी कम हो। सब सेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n+l रूल पर। तो n+l की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, s के लिए l की वैल्यू 0, यहाँ पे n क्या है 2, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पे कितनी आएगी 3। इसका मतलब n+l की वैल्यू कम है, वहाँ पे सब सेल की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। कम ऊर्जा, इसकी एनर्जी क्या है कम और इसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाएंगे, जहाँ पे n+l की वैल्यू कम हो। तो जहाँ पे n+l की वैल्यू कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। तो 2s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसके बाद 2p में। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो इस एग्जाम्पल को आप उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पर। कंपेरेटिवली अपन चेक करेंगे सब सेल की कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे पहले भरे जाएंगे n+l के अकॉर्डिंग। इस एग्जांपल को जल्दी से उतार लें। चलिए अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को उसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। किसी सब सेल में बहुत सारे सब सेल दूंगा आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसे निकाला जाएगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे मैंने कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे दिया आप लोगों को, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रहा हूँ मैं, कोई भी बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र, कोई भी बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए अपने आप लोगों को क्या बताना है, किसी सब सेल की एनर्जी ऑफ ए सब सेल का ऑर्डर बताना है। एनर्जी ऑफ सब सेल ऑर्डर चेक करना है। किसी उपकोष की ऊर्जा का ऑर्डर बताना है, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखना, मैं इसमें कंटिन्यू लिख रहा हूँ, कुछ सब सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे 3D 4P, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 6S 5F 6D 7P 5D, इसी तरीके से अगर बात की जाए तो देखना, ये मैंने क्या दे दिए आप लोगों को, कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। कौन से, किसी सब सेल, मैंने सब सेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, किसी सब सेल की एनर्जी, किसी एनर्जी ऑफ सब सेल किस बात पर डिपेंड करती है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, n+l रूल के अकॉर्डिंग। अगर सब सेल दिया है उसकी एनर्जी की बात कर रहा है तो n+l रूल के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी बताई जाएगी। तो सबसे पहले चलिए चेक करते हैं, n+l रूल सभी में निकाल लेते हैं अपन। n+l सबसे पहले 3D के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं सभी के लिए क्या लिख देता हूँ, n+l की वैल्यू। तो देखना यहाँ पे n कितना है 3, d के लिए n की वैल्यू कितनी आती है 2, 4p 4n हो गया, p के लिए l की वैल्यू कितनी आती है 1, 6s 6 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, 5 प्लस f के लिए कितनी आती है 3, f के लिए l की वैल्यू 3, 6 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी आती है 2, 7 प्लस p के लिए
कितनी आती है, एल की वैल्यू 1। 5 प्लस डी के लिए कितनी आती है, एल की वैल्यू 2। इस तरीके से निकाली जाती है। तो देखना, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितनी आई 5, इसमें कितनी आई 5, इसमें 6, 8, 8, 8 और ये क्या होगा यहाँ पे 7। तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा सबसे पहले जहाँ पे जिसकी सब सेल की एनर्जी सबसे कम हो। सबसे कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो देखना, ये n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है कंपेरेटिवली इन दोनों की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनके कंपेरेटिवली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आएगा, क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है। तो सब सेल की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे पहले आएगा। अब बात आती है, जब n प्लस एल की वैल्यू दोनों सब सेल के लिए क्या आ गई, सेम आ गई। तो n प्लस एल की वैल्यू दोनों सब सेल के लिए जब सेम आती है तो अपना जो स्टेटमेंट क्या था, जब n प्लस एल दोनों की वैल्यू सेम आए तो दो कोषों के लिए उस वैल्यू को चेक किया जाता है जहाँ पे n की वैल्यू कम हो। n की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, इसमें n की वैल्यू कितनी 4। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो 3d में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा कंपेरेटिवली 4p के। इस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी की बात की जाए 3d और 4p में कंपेरेटिव एनर्जी की बात की जाए, दोनों सब सेल की एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। तो 4p की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, 3d की। इन दोनों सब सेल की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इनकी 6s, 5f, 6d, 7p और 5d की। इसमें कंपेरेटिवली कैसे बात करेंगे तो देखना, जब n प्लस एल की वैल्यू, अब देखना कंपेरेटिवली बात की जाए, यहाँ पे कंपेरेटिवली बात की जाए तो इन चारों में से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, इन सब सेल की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे सब सेल की एनर्जी कम है। तो 6s में इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली यहाँ पे उसके बाद आएगा, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू कम है जिसके लिए सब सेल की एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन 6 से 7 में, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब सब सेल की एनर्जी भी बढ़ रही है। तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में। अब बात आती है 5d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इन तीनों में। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन तो पहले कहाँ जाएगा, ये अपने को डिसाइड करना है n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल तीनों सब सेल के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। n प्लस एल रूल है तीनों, ये जो सब सेल है इसके लिए सेम आ रहा है। जब n प्लस एल तीनों के लिए क्या आता हो, सेम आता हो। n प्लस एल रूल जब आता हो किसी दो या तीन सब सेल की बात की जाए तो अपने को जब सब सेल की एनर्जी डिसाइड नहीं होती है n प्लस एल से, सभी के लिए n प्लस एन की वैल्यू सेम आती हो, तो अपना स्टेटमेंट क्या था, किसी कोष के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आती हो तो अपने को क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा या उस सब सेल की एनर्जी कम होगी जहाँ पे n की वैल्यू कम हो। क्या मैं बोल रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे n की वैल्यू कम हो तो चेक करते हैं n की वैल्यू तीनों में। यहाँ पे n की वैल्यू 5, यहाँ पे n की वैल्यू 6, यहाँ पे n की वैल्यू 7। इसका मतलब n की वैल्यू जहाँ पे कम होगी उस सब सेल की एनर्जी सबसे कम होगी कंपेरेटिवली तीनों में। तो जब 5f, 6d और 7p में एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, n प्लस एल तीनों के लिए कितना आ रहा है, 8 8 8, तीनों के लिए 8 आ रही है। तो अब कैसे एनर्जी चेक करेंगे, सिर्फ n पर। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5f की एनर्जी कम होती है 6d से, 6d की एनर्जी क्या होती है, 7p से कम होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी 7p की, सबसे कम एनर्जी 5f की। कंपेरेटिवली तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 5f में, क्योंकि इस सब सेल की एनर्जी कम है और इस सब सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में इसमें आएगा 7p में। इस तरीके से कंपेरेटिवली n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी का अपन ऑर्डर देखें, ओवरऑल ऑर्डर देखें तो ओवरऑल ऑर्डर की बात की जाए तो देखना ध्यान से, मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3d की, सबसे कम एनर्जी 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद एनर्जी ज़्यादा किसकी, 6 और 7 में 6 की, 6s की, उसके बाद एनर्जी किसकी, 7 वाले की, 5d की, उसके बाद 8 वालों की कंपेरेटिवली अपने बात कर ली, उसके बाद 5f, उसके बाद 6d,
और उसके बाद है 7p। इसका मतलब एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इसका मतलब जिसके लिए एनर्जी सबसे कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पहले भरा जाएगा, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो जिसके लिए जिस सब सेल की एनर्जी कम होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और जिस सब सेल के लिए एनर्जी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा जाता है। तो ये एनर्जी का एक तरीके का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हो गया। n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का क्या होता है, तरीका होता है। ये सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जल्दी से आप क्वेश्चन को उतार लें। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो सेल है, थर्ड सेल, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवंथ सेल, ये किसी जैसे नाभिक की अगर मैं बात करूं, नाभिक की अगर बात की जाए, ये नाभिक, इसके चारों सेल, तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से अगर सेवंथ सेल तक बात आती है, अगर ये सेवंथ सेल है, यहाँ पे अगर कोई सेवंथ सेल है, अगर सेवंथ सेल की बात कर रहा है तो देखना सेवंथ सेल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक तो होने से रहा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्योंकि इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, सेल नंबर भी बढ़ेंगे, सेल की संख्या बढ़ेगी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, किस सेल तक पहुंच रहा है, यहाँ पे 7 तक, 6th, 5th सेल तक जाता है, 2nd, 3rd तक भी जाता है, तो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बोला जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होगा किसी भी जिसका जेड क्या हो, एक से ज्यादा हो, उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कोई भी एटम जिसके लिए जेड एक से ज्यादा हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन अपने को भरना हो, एक से ज्यादा बोल दूं, दो से ज्यादा बोल दूं, जिसके लिए 3d 4p में जाता है इलेक्ट्रॉन। कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये ऑर्डर हो गया एनर्जी का। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो n+l के अकॉर्डिंग। तो ध्यान में क्या रखना है, स्टेटमेंट है किसी उपकोष की ऊर्जा किससे डिसाइड होती है, n+l से। इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा पहले जहां पे n+l की वैल्यू कम होती हो। अगर n+l की वैल्यू उपकोष के लिए क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आ गई थी, तो अपने को क्या चेक करना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा सबसे पहले जहाँ n की वैल्यू कम हो। जहाँ पे n की वैल्यू कम हो उस सब सेल की एनर्जी कम होगी, उस सब सेल की एनर्जी कम हो रही है, और n की वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होगी उस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब जिस सब सेल की एनर्जी कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन है पहले भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप उतार ले जल्दी से, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन की बात होगी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को n+l रूल इजीली समझ में आया होगा, कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। जो स्टेटमेंट लिखा है n+l में मैंने, वो क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। सबसे पहले तो n+l की वैल्यू चेक करनी है। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो सब सेल की एनर्जी किससे डिसाइड होगी, n की वैल्यू से। सिर्फ n की वैल्यू चेक करनी है, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उस सब सेल की एनर्जी भी कम होगी। तो किसी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, किसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, किसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे n+l रूल पर, n+l रूल पर आधारित होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी किससे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके अपन इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल पर आधारित होता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि किसी एलिमेंट के अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उसको n+l, सब सेल में n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का पता लग जाएगा। एनर्जी का पता लगे इसका मतलब है अपने को इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा। किसके एनर्जी, चलिएगा मैं ट्रिक बता देता हूं कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l पर डिपेंड करता है, तो n+l के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल की, जैसे मैंने बात की फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और सेवंथ सेल की मैंने बात की। अब देखिएगा, अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कंसीडर करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आवर्त।
आवर्तीय पीरियड, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आवर्तीय पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। इसी तरीके से अगर इस सेल में सब सेल की बात की जाए, इस सेल में सब सेल की बात की जाए, कौन कौन से सब सेल होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पीरियड में या फर्स्ट आवर की बात करूँ, फर्स्ट सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, एक तो इसमें आता है 1s, तो फर्स्ट में क्या होगा सब सेल 1s, सेकंड में क्या होगा 2s 2p, 3 में क्या होगा, देखना एक एक बढ़ाते जाना, s p d। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड सेल की, थर्ड पीरियड की, इसका मतलब 3 लगा दो। अब आगे एक और बढ़ा दो s, फोर्थ सेल की बात करें तो s p d f, एक और आ गया f। किसकी बात करें, फोर्थ की, सभी के आगे क्या लगा दो, फोर्थ। फिफ्थ की बात करें तो s p d f, अब आगे कुछ नहीं बढ़ाना क्योंकि कितने होते हैं सब सेल, 4 होते हैं, s p d f, यहाँ पे क्या लगा देंगे। फिफ्थ सेल की बात करें तो 5 5। 6 की बात करते हैं इसी तरीके से 6s 6p 6d 6f। 7 की बात करें तो 7s 7p 7d 7f। इसी तरीके से यहाँ पे अपना यहाँ तक काम चल जाएगा, ज़्यादा इसके आगे जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने की कॉन्फ़िगरेशन है वो 7s 7p तक अपने क्या हो जाते हैं, लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतना ध्यान में रख लो, एग्जाम में इतने ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, इससे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है नहीं आएंगे। तो इसका ट्रिक क्या होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखना ध्यान से, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, 1s में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद 2s में, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो देखना सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p और 3s में, उसके बाद 3p और 4s में, उसके बाद 3d 4p और 5s में, उसके बाद 4d 5p 6s में, उसके बाद 4f 5d 6p 7s में, उसके बाद 5f 6d 7p में, 6f और 7d में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, इस तरीके से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इस एरो के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p 4s 3d 4p 5s, उसके बाद वापस जाना 4d 5p 6s 6s के बाद 4f 5d 6p 7s 7s के बाद 5f 6d 7p 7p के बाद 6f 7d। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है। इसको मैं अगर डॉट डॉट से मिला दूं तो ये जो मैं एरो मिला रहा हूँ, ये क्यों मिला रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, इतना ही मिला देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि सबसे पहले कहाँ चलना है 1s, उसके बाद वापस यहाँ से इस एरो के थ्रू 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 5s 5s के बाद कहाँ चलना है 4d। इन एरो को मिलाते जाना, इस एरो और इस एरो का तो हेड और इस एरो का टेल, दोनों को आपस में मिलाओगे, वहीं से स्टार्ट करना है। इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, ये ट्रिक होती है। जल्दी से आप इस ट्रिक को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका डायरेक्ट अगर याद रखना हो तो सेल लिख लेना, उसके बाद उसमें सब सेल बता देना और ये एरो लगाते जाना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने आप बन जाएगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s 4d 5p 6s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये तरीका हो गया, जल्दी से आप इसको उतार लें। तो यहाँ पे अगर बात की जाए n+l रूल अपना फॉलो हो रहा है, तो n+l रूल, यहाँ पे n+l की वैल्यू सबसे कम, मतलब इस सब सेल की एनर्जी सबसे कम और इस सब सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया। तो अगर कंपेरेटिवली अपने एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो सबसे पहले 1s की एनर्जी सबसे कम, इसके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी, सबसे ज्यादा एनर्जी 7d की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भरा गया। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये जो एनर्जी का ऑर्डर था, इससे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जो भरा अपन ने, ये किसके लिए लागू होता है, नोट लगा के एक बात लिख लें आप लोग।
नोट लगा के एक चीज़ लिख लें, नोट कर लें कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन जो भरा जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये जो अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो भर रहे थे, ये किसके लिए लागू होता है? Z ग्रेटर देन 1। Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसके लिए लागू होता है? बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के लिए लागू होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो। Z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा होगी, तो उसमें उसको क्या बोल दिया? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा होगी, उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कामगार होता है। तो अगर मैं बात करूं N+L रूल की, N+L रूल, N+L रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में कौन आता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक हो, हाइड्रोजन। मेनली कौन है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। Z=1। इसके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी N+L रूल कभी भी फॉलो नहीं होता। N+L रूल किस पर लागू नहीं होता? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर N+L रूल फॉलो नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। N+L रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर लागू नहीं होता। किस पर लागू होता है? Z ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है, जितने भी एलिमेंट है, उस पर क्या लगेगा? N+L रूल लगेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर क्या लगता है? N+L रूल फॉलो होता है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर N+L रूल फॉलो होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए N+L रूल फॉलो नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखना। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, उसकी मैं बात करूंगा। इस हाइड्रोजन पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किससे रिलेटेड? N+L रूल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है उसकी मैं बात करूंगा, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए, तो इसका कारण क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए N+L रूल फॉलो क्यों नहीं होता? देखिएगा ध्यान से। कारण क्या बताया जाता है? कारण बताया जाता है, स्टार लगा के इस बात को लिख लें। कारण कभी कई बार पूछ लेता है, हाइड्रोजन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है। कारण होता है जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के कोषों की जो सेल हैं, कोषों की ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। ऊर्जा में अंतर होता है। लेकिन इन कोषों में उपस्थित, इन कोषों में उपस्थित उपकोष सबसेल जो हैं, उपकोषों की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। देखना स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये कहता है हाइड्रोजन एटम की जो कोष की ऊर्जा में अंतर होता है। हाइड्रोजन एटम के जितने भी सेल हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे उसमें एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये कह रहा है अलग अलग सेल के लिए, हाइड्रोजन एटम के अलग अलग सेल के लिए ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन इन सेल में उपस्थित, इन्हीं सेल में उपस्थित जो सब सेल हैं, इन सब सेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। क्या कह रहा है ये? सब सेल की एनर्जी सेम बोली है, ना कि सेल की। सेल की ऊर्जा क्या होती है? डिफरेंट होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, और इस सेल में उपस्थित सब सेल की एनर्जी क्या होती है? समान होती है। इसका देखना मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे अपने किसी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे बताई जाती है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी nth सेल के लिए, यहाँ पे सेल की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो इसने कहा हाइड्रोजन एटम के कोष की ऊर्जा में क्या होता है? अंतर होता है। कैसे होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एटम के लिए nth सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है? -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या हो गई?
इसकी एनर्जी होगी किसी हाइड्रोजन एटम के लिए nth सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर n की बात की जाए, n इसने कहा हाइड्रोजन एटम के कोषों की ऊर्जा अंतर होता है। कोषों की ऊर्जा में अंतर कैसे होगा, अगर n इक्वल टू 1 ले लूं या 2 ले लूं, 3 4 डैश डैश सो ऑन, इस तरीके से अगर यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग लूं हाइड्रोजन एटम के लिए, सेल की वैल्यू अलग अलग लेता हूं मैं, तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होने का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ेगी तो En ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के n सेल की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम के कोषों की ऊर्जा में तो अंतर होता है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन इस सेल में उपस्थित ये जो n सेल है इसमें उपस्थित जो उपकोष हैं, उपकोष का मतलब अभी मैंने बात की थी, जैसे फर्स्ट सेल की मैं बात करूं तो इसमें सब सेल कौन सा होगा 1s, सेकंड सेल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे 2s और 2p। तो ये तो क्या हो गए सेल, और ये क्या हो गए इसमें उपस्थित है सब सेल। तो ये सब सेल, जैसे थर्ड सेल की बात करूं तो 3s 3p 3d, ये क्या हो गए सब सेल। तो इन सेल में उपस्थित जो सब सेल हैं इनकी एनर्जी क्या बोली जाती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सेम बोली जाती है, इनके लिए एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि सेल में उपस्थित सब सेल की एनर्जी समान होती है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के कोष की ऊर्जा में अंतर क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग होता है। n के अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करेगा, डिफरेंट आएगी वैल्यू इसके हाइड्रोजन के n सेल की एनर्जी। तो कोषों की ऊर्जा में अंतर होता है लेकिन उपकोषों की ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है। तो ये तो क्या हो गए, कोष हो गए, और इस कोष में उपस्थित उपकोष कौन कौन से हैं, इनकी एनर्जी कंपेरेटिवली अगर बात की जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, तो यहाँ पे एनर्जी क्या बोली जाएगी, सेम बोली जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको स्टेटमेंट को उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है, कई बार एनर्जी ऑर्डर पूछ लेता है सब सेल की, सब सेल की एनर्जी ऑर्डर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हाइड्रोजन के लिए कैसे पूछता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, देखिएगा ध्यान से। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कई बार पूछ लेता है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है n+l रूल फॉलो नहीं होता। n+l रूल जब फॉलो नहीं होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया, हाइड्रोजन एटम के लिए कोषों की ऊर्जा में अंतर होता है लेकिन कोषों में उपस्थित उपकोषों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेल की, सेल फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो थर्ड सेल, और भी हो सकते हैं आगे डैश डैश डैश, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सेल कंसीडर कर लिया हाइड्रोजन एटम में। फर्स्ट सेल में क्या होंगे, सब सेल, इन सेल में क्या होंगे, सब सेल। सब सेल में फर्स्ट सेल में कौन कौन से होंगे, फर्स्ट एस, सेकेंड में 2s और 2p, थर्ड सेल में 3s 3p 3d। अब अपने को क्या पूछ ले यहाँ पे, एनर्जी ऑर्डर बताओ, इन सब सेल की एनर्जी ऑर्डर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। एनर्जी ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए अपना n+l रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करना, क्योंकि अपने वो एनर्जी किसकी पूछ रहा है, ये किसी सब सेल, ये जो सब सेल दिए गए हैं इसमें कंपेरेटिव एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अलग से पूछ लेता है। स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, हाइड्रोजन एटम अगर नाम दे देता है क्वेश्चन में चेक कर लेना, हाइड्रोजन एटम अगर दिया गया है तो इसका ऑर्डर क्या होगा देख लेना ध्यान से। तो एनर्जी ऑर्डर का मतलब सब सेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n+l, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए n+l रूल फॉलो नहीं होता। इसका मतलब सभी के लिए n+l वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है। तो अपना स्टेटमेंट क्या था कि हाइड्रोजन एटम के लिए कोषों की ऊर्जा में तो क्या होता है, अंतर होता है। कोषों की ऊर्जा का मतलब ये कौन सा कोष है, फर्स्ट सेकंड सेल थर्ड सेल, जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी वहां पे एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन एटम की कोष की ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी कम होगी किससे, सेकंड सेल से, सेकंड सेल की एनर्जी किससे कम होगी, थर्ड सेल। इसका मतलब थर्ड सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट सेल के कंपैरेटिवली। अब अगर बात की जाए सब सेल की, तो इसने कहा इस कोषों में उपस्थित सब सेल की एनर्जी क्या बोली जाएगी, सभी की सेम बोली जाएगी। तो सेकंड सेल में जितने भी सब सेल हैं उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी।
ऊर्जा समान बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? 2s और 2p की बात यहाँ पे सेम क्यों होगी एनर्जी? क्योंकि यहाँ पे n+l रूल फॉलो नहीं होता। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। इस चीज को ध्यान में रखना। तो इस सेल में उपस्थित जितने भी सब सेल हैं उसकी एनर्जी क्या बोली जाएगी? इक्वल बोली जाएगी, सेम बोली जाएगी। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ध्यान में रखना इस चीज को, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अपन किसके अकॉर्डिंग चले? यहाँ पे ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा थर्ड सेल की, उसके बाद सेकंड सेल की, उसके बाद फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम। ये तो सेल के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर हो गया। और ये जो ऑर्डर दिया है मैंने, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? सब सेल। तो सब सेल की, जो सेल में उपस्थित सब सेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और कोषों की ऊर्जा क्या होती है? डिफरेंट होती है। कोष फर्स्ट, कोष सेकंड, कोष थर्ड, कोष, इसमें की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट। क्योंकि वन की क्या फर्स्ट सेल की क्या होगी एनर्जी? सबसे कम। और थर्ड सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनर्जी ऑर्डर इस तरीके से बताना है, ना कि n+l रूल। n+l रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अपने को लागू नहीं करना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए किसका ऑर्डर हो गया? इससे कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी का ऑर्डर हो गया। उतार लें आप इसको। चलिए इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखना। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण दिया गया है। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। संक्रमण क्या क्या है देखना ध्यान से। 3 ट्रांजिशन दिए गए हैं। एक हाइड्रोजन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या दिए गए हैं? ट्रांजिशन 3s, 3p और क्या दिया गया है? 3d। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है 3d से 3p में, इसकी एनर्जी इसने बोल रखी है E1। जब 3p से 3s में करता है, इसकी एनर्जी इसने बोल रखी है E2। जब 3d से 3s में ट्रांजिशन करता है तो इसकी एनर्जी क्या है? E3। तो इन तीनों ट्रांजिशन के दौरान अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। E1 ग्रेटर देन E2। नंबर 2, E3 ग्रेटर देन E1 प्लस E2। थर्ड यहाँ पे क्या होगा? E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 0। फोर्थ ऑप्शन, E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड E3 इक्वल। ये ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन पहचानना है अपने वो। तो सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन दिया गया है ये चेक कर लेना। सबसे पहले तो चेक करना है हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे n+l रूल फॉलो नहीं करना। n+l रूल फॉलो नहीं करना। n+l रूल फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है? ये जो सब सेल दिए गए हैं, इसकी एनर्जी क्या होगी? सभी की सेम होगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सब सेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उस सेल में उपस्थित सब सेल की एनर्जी सेम होगी। अगर अपने को क्या दे देता? यहाँ पे अलग अलग सेल दे देता तो एनर्जी क्या होती? डिफरेंट आती। लेकिन सब सेल दे दिए, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए सब सेल की एनर्जी सभी के लिए। कोई भी सब सेल हो, थर्ड सेल की बात कर रहा है तो थर्ड सेल में, यहाँ पे सेल कौन सा है? थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में कितने भी हो, चाहे कितने भी सब सेल हो, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो 3s इजिकल टू 3p इजिकल टू 3d, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होंगे, इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो सब सेल की एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के लिए सेम होती है। इसका मतलब E1 E2 के इक्वल होगी, E2 किसके इक्वल होगी? E3 के। सभी एनर्जी सेम होगी। अगर यहाँ पे क्या दे देता? सेल दे देता, अलग अलग सेल दे देता, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट होती। लेकिन सेल में उपस्थित सब सेल की एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए करेक्ट क्या है? थर्ड ऑप्शन।
E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे 0 कैसे आई, इसका अपने को कंफर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 0 दिया गया वैल्यू। अपने को ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो जाए इसका मतलब क्या है, एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। E1 E2 E3 की वैल्यू ध्यान में रखनी है, इक्वल आनी है। किसी सब सेल के हाइड्रोजन एटम के लिए सब सेल की एनर्जी क्या आती है, इक्वल आती है, समान आती है। स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन ट्रांजिशन पर पूछ लेता है। जल्दी से आप क्वेश्चन को उतार लें। तो बच्चों ये बात हो गई अपनी किसकी, ऑफ बो प्रिंसिपल में अपने 4 रूल पढ़े। सबसे पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड हुंड रूल, थर्ड अपने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल, फोर्थ अपने पढ़ा N+L रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है किसी सब सेल में, N+L रूल के अकॉर्डिंग भरने का तरीका, जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड किया जाता है उसकी मैंने बात की। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके की छोटी सी मोटी कोई भी दिक्कत आई इस ऑफ बो प्रिंसिपल में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करते रहें, तभी ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी।